पल्लवी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। मित्रों, इस अंक में हम संजो लाए हैं एक मार्मिक कहानी और जीवन के आसपास की कुछ कविताएं। श्रोताओं, जीवन प्रवाह में कितना कुछ होता है जो हल्का सा स्पर्श पाकर पीछे छूट जाता है, और फिर जब कभी अतीत का कोई एक सिरा छूने की कोशिश की जाती है तो दूसरा सिरा छूटने लगता है। लाख कोशिशों के बाद भी वक्त रेत की मानिंद हथेलियों से फिसलता चला जाता है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का ताना बाना है आज की कहानी एक्वेरियम में। कहानीकार हैं श्रीमती मीना गुप्ता। वह दिसंबर महीने की ठिठुरन भरी ठंड की सुबह थी। नीरा दूध लेकर वापस आ रही थी कि मोड़ पर पहुंचते ही उसे लगा जैसे किसी ने आवाज़ दी हो। सुनिए। वह छिटकी और पीछे मुड़ी। कोई नज़र नहीं आया। आवाज़ फिर आई, मैं इधर। आवाज़ सड़क के किनारे लोहे के तार घेर कर बनाए गए बगीचे से आई थी, जिसे वह न जाने कब से उजड़ा सूखा वीरान देखती आ रही थी और जो झुरमुटों का जंगल बनाया था। झाड़ियों के झुरमुट के पीछे एक काया डोलती नजर आई। उसने ठहर कर पूछा, आवाज़ आपने दी है? जी हाँ, मैंने दी है। आर यू टेनेंट ऑफ डॉक्टर किसले? वहीं से ऊंची आवाज़ में उन्होंने पूछा। जी हाँ। अरे वाह, क्या बात है, तब तो आप हमारी पड़ोसन हुई। कहकर पाइप को एक बड़ी सी क्यारी में फेंक ढलान से जल्दी जल्दी नीचे उतरते हुए सड़क पर उसके करीब आकर बोले, मैं सर्वेश सक्सेना, आपके जस्ट ऊपर वाला फ्लैट मेरा है। आपके मकान मालिक और मैं जिगरी दोस्त हैं। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यहीं बीती है, बाकी भी बीत जाती, लेकिन अब बहू बेटे रहने नहीं देते। दरअसल अब मैं दिल्ली में रहता हूँ, इसलिए फ्लैट खाली ही रहता है। 3 BHK का वेल फर्निश्ड घर है, पूरी गृहस्थी है। दरअसल उन्हें फूल पौधों का बहुत शौक था। घर की बालकनी की तरफ उंगली से इशारा किया। देख रही हैं आप, रेलिंग पर टंगे सारे गमले उसके ही शौक हैं, और यह बगीचा भी उसने ही जिद करके बनवाया था। झूला भी हुआ करता था। शाम को यहीं बैठकर चाय पिया करते थे। ऑफिस से आते ही सारे दोस्त यहीं इकट्ठे हो जाया करते थे। सक्सेना जी अपनी कहानी अपनी जुबानी सुनाने को बेताब हो रहे थे। यदि नीरा यह कहकर ना निकल आती, अच्छा मैं बाद में मिलती हूँ, तो शायद वह बाकी भी सुना जाते, लेकिन जैसे उन्होंने जिद ठान ली हो। अभी नीरा ने चाय का पानी गैस में रखा ही था कि घंटी बजी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए आइए। नीरा हैरान थी। नीरा की हैरानी को भाप कंधे उचकाते हुए बोले, बस यूं ही सोचा अपने नए पड़ोसन के साथ चाय पी लेते हैं। जी ज़रूर, बैठिए, मैं अभी आई, कहकर वह किचन में चली गई। सक्सेना जी किटकिटाती ठंड के ख्याल में सिर से पैर तक पैबस्त थे। घुटनों के नीचे तक टंगा पुलोवर और माथे को छूता ऊनी टोपा। हाथ पुलोवर की जेब में, दांत से ठंड के एहसास को गरमाते हुए सोफे पर आराम से धंस गए और दोनों हथेलियों को रगड़ने लगे। आज बड़ी ठंड है, बाहर निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कल ही आया हूँ दिल्ली से। बड़ी तकलीफ हुई यह देखकर कि सारे पौधे लगभग सूख गए हैं। किचन में पैन का पानी कुलकुला रहा था और इधर सक्सेना जी ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर जमी धुंध और ओस के पार कुछ खोजते हुए गुनगुना रहे थे, बेफिक्र, बिंदास, जैसे वह यहाँ अक्सर आते रहे हों। इतनी आत्मीयता कैसे आती है, नीरा सोचने लगी। कमरे में उनकी गुनगुन नाचने लगी, मुंडी लय और ताल में डोलने लगी। अपनी छूटी हुई कहानी कहने को बेताब उल्लास में ही बोले, पहले यह घर मैंने लिया था। गृह प्रवेश की पूजा बड़ी धूमधाम से हुई थी। डॉक्टर किचले सपरिवार आए थे। उनकी आई यहाँ के शांत और मनोरम वातावरण को देख मुग्ध होने लगी। जंगल की वीरानी में चहचहाते पक्षियों का कलरव और शहर की पों से दूर कोयल की कुहू कुहू सुनकर गदगद होने लगी। आखिर चलते चलते उन्होंने मन की बात कह ही दी। सक्सेना जी, यह जगह मुझे बहुत अच्छी लगी। यदि आपकी पत्नी को ऐतराज़ ना हो तो ऊपर वाला फ्लैट आप ले लीजिए, हम नीचे आ जाते हैं। मुझे चढ़ने उतरने में दिक्कत है, वरना हम ही ऊपर वाला ले लेते। सक्सेना जी ने दोस्त की माँ के खातिर अपना पसंदीदा फ्लैट छोड़ दिया था। ऐसी पड़ोस संस्कृति अब कहाँ। फिर हम ऊपर और डॉक्टर किसले का परिवार नीचे।
निकटता तब घनिष्ठता में तब्दील होने लगती है जब पड़ोसियों के बीच ऐसा आपसी सामंजस्य और सौहार्दता की भावना हो। आई बहुत खुश, खूब गाना बजाना होता था, भीड़ लग जाती थी गेट पर, वंस मोर के शोर से कॉलोनी गूंजने लगती थी। आई नहीं रही, इस बीच बहुत कुछ नहीं रहा। बीते दिनों को तलाश करती उनकी आवाज़ गूंजती रही, जाने कहाँ गए वो दिन। चाय पीते पीते अचानक पूछा, संगीत में रुचि है आपकी? जी हाँ, लेकिन शास्त्र नहीं जानती, बस फिल्मी गाने सुनती हूँ। इस पर उन्होंने संगीत और अन्य भारतीय कलाओं पर एक लंबा लेक्चर दे डाला। गाने के लिए शास्त्र की जानकारी ज़रूरी नहीं। देखती नहीं हैं आप, फेसबुक में कितने ग्रुप हैं? क्या वो संगीत में विशारद हैं? शास्त्र हमने ही बनाया है ताकि राग रागनियाँ बनी रहें, ताकि सुर में रहें, गति बनी रहे। जैसे जीवन, इसका भी शास्त्र है। यति गति, लय और ताल है। जन्म मृत्यु, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब जीवन की गतियाँ ही तो हैं। चलिए छोड़िए ये सब, बाकी बाद में। चलता हूँ, कहकर चलने को हुए कि जैसे उन्हें कुछ याद आया। वैसे यदि आप अन्यथा ना लें तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, मना मत करिएगा। कहूँ? जी कहिए। वो बात ऐसी है कि हमारे घर में एक एक्वेरियम है, आप उसे रख लीजिए। दरअसल पहले उसमें रंग बिरंगी मछलियाँ हुआ करती थीं। अब क्यों नहीं? कहाँ गई मछलियाँ? सुनते ही सक्सेना जी की चिड़िया सी चहचहाती आवाज़ शांत हो गई। अस्फुट से शब्दों में फुसफुसाए, धीरे धीरे सब मर गईं। ओह कैसे? दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए बोले, छोड़िए, फिर कभी। एक बात और कहनी है आपसे। यदि कोई ऐसा किराएदार मिले तो बताइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कैसा और किसके लिए? हमारे फ्लैट के लिए। बेटा कह रहा है फ्लैट बेचकर यहीं रहेंगे अब। लेकिन मैं बेचूंगा नहीं, किराए पर उठाने की बात सोच रहा हूँ। कैसा किरायादार? समझ में नहीं आया। कॉलोनी में बहुत सारे किराएदार हैं। अवकाश प्राप्ति के बाद बहुत लोगों ने अपने अपने घर बना लिए हैं और इन घरों में जो उन्होंने बीएसपी से लीज पर लिए थे, किराए पर उठा दिए। बहुत पुरानी कॉलोनी है। जब भारत और रूस ने मिलकर नेहरू की कल्पना के भारत को साकार करने के लिए भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना की थी, तभी बीएसपी को तकनीकी सहयोग देने वाले रूसी इंजीनियरों और विशेषज्ञों के लिए इस कॉलोनी का निर्माण किया गया था। इस अर्थ में यह एक ऐतिहासिक आवासीय परिसर है। रेसिडेंस अब नहीं रहे। अगले रविवार सुबह सुबह से ही घर घर की आवाज़ें आने लगीं। नीरा बिस्तर में पड़े पड़े ही कुनमुनाई, क्या हो गया सक्सेना जी को? सुबह से शोर मचाए पड़े हैं, नींद खराब कर दी। शाम हुई और अपने कलिक को लेकर उनके घर पहुंच गई। सक्सेना जी अपने घर के फर्नीचर को करीने से लगाने में व्यस्त थे। कभी सोफे उस कमरे में ले जाते, कभी उस कमरे की कुर्सी पीछे वाले में, कभी टेबल इस कोने में तो कभी उस कोने में। कोई चीज़ जगह ठिकाने पर नहीं थी। देखते ही सामने वाले सोफे की तरफ, जो आधा दीवार से और आधा बेडरूम के दरवाजे से लगा हुआ था, इशारा किया, बैठिए, क्या सेवा करूं? घर में दूध नहीं है। चाय गली के मोड़ के पास जो छोटा सा टी स्टॉल है, वहीं पीता हूँ। लकड़ी के डिब्बे नुमा घर में माँ बेटे रहते हैं। दिन में दुकान और रात में वह डिब्बा घर हो जाता है। दोनों माँ बेटे बहुत मेहनती हैं। सुना है उत्तराखंड की बाढ़ में सब गंवाकर यहाँ आए थे। उखड़े हुए लोग। उनकी बातों में ऊपरी असंबद्धता के अंदर एक आंतरिक अन्योन्याश्रितता की धारा बहती रहती है। वस्तुतः जीवन असंबद्धताओं की उलझी हुई पहेली है। घटनाएं घटकर अपनी निशानी छोड़ जाती हैं, पर क्यों हुआ, यह पहेली ही रही आती है और आदमी इन पहेलियों को समझते हुए बीत जाता है। कलिक की तरफ मुड़कर बोले, तो आप भी टीचर हैं? जी हाँ, मैंने भी कई जगहों पर टीचिंग का काम किया है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा फर्नीचर और टीवी वगैरह यहीं रहेगा। सुनते ही मीरा की कलिक वापस यह कहते हुए लौट गई, उसे किराए का घर चाहिए, किराए का सामान नहीं। भौतिक जगत के प्रति इतनी मोहाविष्टि।
दरअसल सांसों के मोह से जुड़े ऐसे ही ना जाने कितने और मोह हुआ करते हैं जिनसे चिपटा इंसान जीवन भर इस भ्रम में जीता है कि यह सब कुछ उसका है। जब सांसें ही अपनी नहीं होती, अनायास साथ छोड़कर चली जाती हैं, फिर इन चीज़ों का क्या। लेकिन सक्सेना जी ना इन चीज़ों के साथ रह पा रहे थे और ना ही कोई ऐसा किरायादार मिल रहा था जो इन चीज़ों के साथ रहे, और ना ही वह उन चीज़ों को दुर्गत के लिए छोड़कर जा पा रहे थे। एक दिन शाम को घर में गुंजन संगीत संगोष्ठी की बैठक रखी। ऐसी अनगिनत संगीत संगोष्ठियाँ कोरोना काल में बनी थीं। तनाव से कटने और लोगों से जुड़े रहने में इन दिनों ऐसे प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया ने काबिले तारीफ भूमिका निभाई थी। शाम हुई, गाड़ियाँ आने लगीं। सक्सेना जी ने प्रयास करके बेतरतीबी को दूर करने की कोशिश की थी। वस्तुतः सक्सेना जी जीवन और संगीत दोनों में व्यवस्था और नियम के कायल हैं। कोई सुर यदि ठीक नहीं लगा तो घंटों लगे रहेंगे। तो संगोष्ठी में लोग आते रहे, भीड़ बढ़ती रही। खाने पीने का सामान किचन में रखा हुआ था। उठे और कुर्सियों को खिसका खिसका कर किचन तक जाने का रास्ता बनाने लगे। वहां पहुंचकर कांच की अलमारी से सारी क्रॉकरी निकाल उनकी धूल पोंछी और डाइनिंग टेबल पर जमा दिया। चाय की केतली में भी चाय रख दी। यह सब करते हुए उनकी नज़र कोने की मेज़ पर जा जाकर लौट रही थी। कोने में मेज़ थी, मेज़ पर तस्वीर थी और तस्वीर में एक महिला जो फूलों की माला पहने मुस्कुरा रही थी। माला ताजी लग रही थी। लोगों की आवाज़ें फुसफुसाहट भरी आ रही थी। भाभी जी को ये वाला गाना पसंद था, अक्सर गाया करती थीं, सारंगा तेरी याद में। गाना शुरू होता है और सक्सेना जी के होठों पर दर्दीली मुस्कान बिखरने लगती है। वह बड़बड़ाने लगते हैं। उस दिन भी ऐसी ही भीड़ हुई थी कि अचानक तुम्हें घबराहट हुई और तुमने कुछ करने का मौका भी नहीं दिया, पूछने का मौका भी नहीं दिया, तुम चली गई। कितनी भी भीड़ हो जाए तुम सब संभाल लेती थी। और तस्वीर बन चुकी महिला भी मुस्कुराते हुए जैसे कह रही थी, मैं होती तो सब ठीक कर देती। उस आयोजन के बाद वह बहुत दिनों तक नज़र नहीं आए। एक दिन अचानक शाम के वक्त ढलान के चमकीले पत्थरों पर सूरज की किरणों की छोटी छोटी गेंदों को पैरों से ठोकर मारते बच्चों की तरह नीचे की तरफ लुढ़कते नजर आए। नीरा ने रोककर पूछा, किराएदार मिला? नहीं मिला, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, मना मत करिएगा, कल ऊपर आइएगा। शाम को पहुंचते ही वह शुरू हो गए। यह सेट मुझे गिफ्ट में मिला था। देहरादून में एक लेक्चर देने गया था। यह गर्म पानी की केटली पत्नी को मायके से मिली थी। यह टी सेट मैंने सिक्किम से खरीदा था। नीरा को अब तक उनकी लगभग पूरी कहानी समझ में आ गई थी, इसलिए उसने बेबाकी से कह दिया, क्या मतलब, बेकार पड़ा है, बेच डालिए। यह लकड़ी का कार्नर शोपीस करीब 20 साल हो गया। क्यों रखे हैं, किस काम का है? नीरा खुद को रोक नहीं पा रही थी। ये पलंग मैंने शीशम की लकड़ी से बनवाया था। उस दिन मिसेस गुप्ता कह रही थी, यदि आप कुछ बेचना चाहें तो उन्हें अवगत कराएं। चिल्ला पड़े, अरे आप बड़ी बेदर्द हैं, यादें हैं, कैसे बेच दूं? फिर धीरे से बोले, वैसे यहाँ सभी के पास सब कुछ है, कोई सामान ले भी लेगा तो अंदर बहुत कुछ है, उसे कौन लेगा? उसने संवेदना जाहिर की। क्या हुआ था उन्हें, बीमार थी? नहीं, पता नहीं चला क्या हुआ। नीरा के कानों में एक्वेरियम के खाली और मछलियों के मरने की बात गूंज गई। मछलियाँ नहीं रहीं, पता नहीं क्या हुआ था। वस्तुतः अधिकतम लोग पता नहीं क्या हुआ से ही जाते हैं। कोने में रखा एक्वेरियम, कांच पर पानी के दाग, मछली के नहीं। मछली कभी रही भी होंगी, यहाँ नहीं लग रहा था। लेकिन घर में सब तरफ बिखरी चीज़ें एक खुशहाल परिवार की कहानी कह रही थी। 2-3 दिन बाद आए और गेट पर खड़े खड़े ही बोले, मैं आज आपको थैंक्स कहने आया हूँ। लगभग सारा सामान बेच दिया और बेचते ही किराएदार भी मिल गए और वह सामान रखकर चले भी गए। बीच में रुके और मुस्कुराए। यहाँ उनका सामान रहेगा और वह दिल्ली में बेटे के पास। बहुत अच्छा। एक और सक्सेना जी, नीरा ने मन ही मन सोचा।
जैसे मेरा कुछ सामान यहाँ और मैं दिल्ली में। दरअसल एक कमरे में एक पलंग, एक्वेरियम और हारमोनियम रखकर अपने लिए छोड़ दिया है। दिन बीते, महीने बीते, मौसम ने फिर करवट ली। सक्सेना जी दिल्ली की दिनचर्या में धीरे धीरे ढलने और महानगरीय जीवन, सभ्यता, संस्कृति में जज्ब होने लगे। सुबह सुबह पार्क में हम उम्रों के साथ योगासन आदि करते, जन्मदिन मनाते, केक काटते, गाते बजाते, ठहाके लगाते नजर आते। तबला वादक रख दिया, कैशियो खुद बजाते और हर दिन गुंजन संगीत संगोष्ठी ग्रुप में एक गाना पोस्ट करते, कभी ऑडियो में तो कभी वीडियो में। कभी संगतकार तबला वादक के साथ तो कभी हारमोनियम पर, कभी माउथ ऑर्गन पर तो कभी बांसुरी पर। उन्होंने सारे वाद्य यंत्र सीखे नहीं हैं, लेकिन सारे वाद्य यंत्र उनके हाथ में आते ही जैसे बज उठते हैं। जिस संगीत को उन्होंने अपना शौक बनाया था, वही उनके जीवन का सहारा बनाया। बहू बेटा दोनों नौकरी में हैं और पोता कोचिंग में। जिस दिन वह कोचिंग से जल्दी आ जाता है, उस दिन दादा पोता दोनों के बीच शतरंज की बाजियां देर तक चलती हैं। हार अपने नाम और जीत पोते के नाम लिखकर खुश होते हैं। धीरे धीरे उन्होंने नई जीवन शैली को अपनाने और खुद को जमा लेने की भरपूर कोशिश की, और दिल्ली ने भी उन्हें अपने में जल्दी जज्ब कर लिया। लेकिन एक दिन अचानक फिर लौटे, घर खोला, कमरा खोला। स्विच ऑन करते ही घर की हालत देख स्तब्ध रह गए। किराएदार का सामान कचरे के ढेर की तरह पड़ा हुआ था। किचन के सारे डिब्बे बर्तन जमीन पर बिखरे हुए थे। गैस स्टोव में फफूंद लगी थी। जमीन में पैर रखने की जगह न थी। वॉशिंग मशीन में जूते, चप्पल और कपड़े भरे हुए थे। सड़ी बदबू पूरे घर में फैली हुई थी। घर की दुर्दशा देख उनका मन दुखी होने लगा। दुख बढ़ते बढ़ते क्रोध बनाया। तो उन्होंने मेरा घर इसलिए लिया था, यह घर है, कूड़ेदान नहीं कि आप अपना सामान फेंक कर चले जाएं और भूल जाएं। सक्सेना जी विक्षिप्तों की तरह चिल्ला रहे थे। अचानक नज़र कोने की मेज की तस्वीर पर गई, जैसे किसी ने क्रोधाग्नि में पानी डाल दिया हो। धम्म से सोफे पर धंस गए। धूल उड़ी और सब कुछ धुंधला कर गई। किसी और के सामान ने उनके घर पर डेरा डाला हुआ था। डेरा नहीं, बल्कि घर को कूड़ेदान में तब्दील कर दिया था, और वह देख रहे थे। नहीं, वह ऐसा नहीं होने देंगे सोचकर उठे और तुरंत ही किराएदार को घर खाली करने का नोटिस भेज दिया। अगले ही माह घर खाली हो गया, लेकिन वह कोना नहीं, वहाँ फिर वही मेज है, वहाँ फिर वही एक्वेरियम है, और एक्वेरियम में रंग बिरंगी चंचल मछलियाँ। एक्वेरियम, ये कहानी अभी आपने सुनी। कहानीकार थीं श्रीमती मीना गुप्ता। और आइए अब सुनते हैं जीवन की परिधि के आसपास की कुछ कविताएं। कवयित्री हैं श्रीमती शुचि भवी। मेरा प्रथम श्रृंगार हो तुम, मेरी प्रथम कविता का शीर्षक है। शब्दों को एहसास देना ही कविता है, एहसास को शब्द देना ही कविता है। सुनो, मैं हीर नहीं और न तुम रांझा, मैं सोहनी भी नहीं और न ही तुम महिवाल, न ही हम हैं रोमियो जूलियट। मगर सच कहूँ, इनमें से कोई भी कभी भी नहीं हो सकता हमारे जैसा। सुनो, मैं हीर नहीं और न तुम रांझा, मैं सोहनी भी नहीं और न ही तुम महिवाल, न ही हम हैं रोमियो जूलियट। मगर सच कहूँ, इनमें से कोई भी कभी भी नहीं हो सकता हमारे जैसा। मुझे पाकर तुम्हारा वो श्रृंगार रस में भीगना, और मुझे भी अपने संग भिगो लेना, अपने आप में अतुलनीय है। सच कहती हूँ, कोई भी प्रेम तुलनात्मक हो ही नहीं सकता। अनुभूति कैसे एक सी हो सकती हैं भला? तुम्हें पढ़ते मेरे नयन, मुझे गुनते तुम्हारे अधर। तुम्हें पढ़ते मेरे नयन,
मुझे गुनते तुम्हारे अधर क्या बंध सकते हैं प्रेम की किसी सीमा में? तुम्हारे शब्दों की छुअन और मेरा शर्म से लाल हो जाना कभी हीर या सोहनी को या जूलियट को ही छू सकेगा भला? नहीं मेरी आवाज़ का जादू महिवाल, रांझे या रोमियो को करेगा मदहोश कभी। सुनो, हम आज़ाद हैं प्रेम की गहराइयों में डूबने और आकाश गंगाओं के पार प्रेममय उड़ानों के लिए कि हम केवल हम हैं, शरीर नहीं। कि हम केवल हम हैं, शरीर नहीं, जिसे तुम कोई नाम दे सको, जिसे तुम कोई नाम दे सको। मेरी अगली कविता का शीर्षक है सर्द रिश्ते। मन परिंदा उड़ जाता है, मन परिंदा उड़ जाता है, बंद दरवाजे, बंद खिड़की, बंद रोशनदान से भी चुपके से तेरी याद चली आती है, लेकिन हर खुली खिड़की, हर रोशनदान और हर दरवाजे से। इस खंडहर हो रहे जीवन में यादों के लिए तो नहीं खोले थे मैंने ये सभी दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान। सुनो, नया सूरज उगेगा एक रोज़ ज़रूर, और मेरी इन खुली खिड़कियों, खुले दरवाज़ों और खुले रोशनदानों से भीतर आकर गर्माहट दे ही जाएगा मुझे भी। बस तब तक सर्द रिश्तों के इस खंडहर में भी गर मैं जिंदा रह लूं तो जी जाऊं शायद अपनी पूरी उम्र, तो जी जाऊं शायद अपनी उम्र। मेरी अगली कविता का शीर्षक है युद्ध। युद्ध शांति के लिए, युद्ध शांति के लिए कभी न हुआ है न हो सकेगा। युद्ध होता है सिर्फ और सिर्फ युद्ध के लिए। शांति सीखनी है तो फूलते फलते वृक्ष से सीखे मानव। शांति सीखनी है तो फूलते फलते वृक्ष से सीखे मानव, जो काटने वालों पर भी अपने पुष्पों की वर्षा करता है, पत्थर मारने वालों को भी रसीले फल देता है। काश शांति के लिए युद्ध न होते कभी, काश शांति के लिए युद्ध न होते कभी। मेरी अगली कविता है मैं जिंदा हूँ। सुनो, चलोगे मेरे साथ? सुनो, चलोगे मेरे साथ उस माँ से मिलने, जीवन को जो जीना जानती हैं। तो क्या हुआ, बच्चों को बड़ा कर बड़ा बनाते तक झुकते झुकते कुछ इतना झुकी वो कि अब कड़छुल तक पहुँचने के लिए भी उन्हें उठना होता है थोड़ा सा पंजों पर। मिलोगे क्या तुम भी उस माँ से जिसने बच्चों के मन में ख्वाब भरे थे कभी ऊंचा उड़ने के, और उनकी आँखों की गहराई में डूबकर पूरे भी किए थे वो सारे स्वप्न। उनकी आँखों की गहराई में डूबकर पूरे भी किए थे वो सारे स्वप्न
क्या हुआ कि उन सपनों में अपनी मोतिया बिंद वाली आँखों की जगह ही न बचाई उस माँ ने। क्या हुआ कि उन सपनों में अपनी मोतिया बिंद वाली आँखों की जगह ही न बचाई उस माँ ने। बोलो भी, मिलोगे क्या तुम उस नारी से जिसने सीखा स्मार्टफोन पर बस उतना ही स्मार्ट बनना जितने में विदेश में पैदा हुए पोते पोती नाती नतनी का बचपन वो जी सके घर बैठे अपने बुढ़ापे के साथ। सुनो, उस अम्मा ने मुझे कहा था पिछली बार, मैं जिंदा हूँ यह प्रमाण घर आकर ले जाया करो। पेंशन के पैसे औलाद की तरह ही हैं ना, जिनके बिना जीना नामुमकिन है। उस अम्मा ने मुझे कहा था पिछली बार कि मैं जिंदा हूँ यह प्रमाण घर आकर ले जाया करो बेटा। पेंशन के पैसे औलाद की तरह ही हैं ना, जिनके बिना जीना नामुमकिन है। मेरी अंतिम कविता है मृत्यु। मृत्यु है सच अंतिम या फिर है कर्म। मृत्यु है सच अंतिम या फिर है कर्म, सोचते हैं हरदम। और तुम भी तो सोचते हो। सोचते हैं हरदम हम, और तुम भी तो सोचते हो। फिर क्यों शमशान शोक न रहता हरदम। मृत्यु है सच अंतिम या फिर है कर्म, सोचते हैं हम हरदम। और तुम भी तो, फिर क्यों शमशान शोक न रहता हरदम। चिता एक जलती जब, कह जाती हमसे तब, अंत ये नहीं है जान लो, है शुरुआत अब हिसाब की। अंत ये नहीं है जान लो, है शुरुआत अब हिसाब की। जो कमाया इतने वर्षों, उन्हें देखने की बात की। स्वतंत्र थे जब कर्म करने, उत्तम कर्म कम किए। माटी थे माटी ही मिले, पर कर्मों की बरसात थी। सद्कर्म भी साथ चले, और चले बुरे भी संग। मृत्यु है सच अंतिम या फिर है कर्म, सोचते हैं हम हरदम। और तुम भी तो शायद, और तुम भी तो शायद। शुचि भवी का काव्य पाठ अभी आपने सुना। इसी के साथ पल्लवी के इस अंक से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।